Hrithik Roshan. Hrithik Roshan. Hrithik Roshan. Hrithik Roshan. Good looking, charming. Hrithik Roshan. Hrithik Roshan. I just can't get over it. गुड लुक्स, किलर फिजिक्स, दमदार एक्टिंग और माइंड ब्लोइंग डांसिंग स्किल्स, इन सब का डेडली कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो ऋतिक रोशन जैसा एक एक्टर निकलता है जो अपने जमाने के एक्टर के साथ अपने सीनियर एक्टर्स को भी अकेले टक्कर दे रहा है। और आज ऋतिक की नेटवर्क 3130 करोड़ रुपए है, जिससे वो इंडिया के दूसरे रिचेस्ट एक्टर बन गए हैं। पर यहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि कैसे बचपन में हकलाने वाला लड़का आज एक सफल एक्टर बन गया है, और जिसे डॉक्टर्स तक ने ये कह दिया था कि ये लड़का कभी चलना तो दूर ठीक से खड़े तक नहीं हो सकता, वो कैसे आज अपने डांसिंग स्किल्स को लेकर इतना ज्यादा फेमस है। इन सब का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाल बटन दबाकर घंटी जरूर बजा देना। सो लेट्स स्टार्ट। जब समय आएगा सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। ऋतिक रोशन का जन्म 10 जनवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। रोशन परिवार से होने के कारण ऋतिक बचपन से ही एक्टिंग की लाइन में जाना चाहते थे। ऋतिक के पिता राकेश रोशन एक जाने माने एक्टर थे, जिन्होंने बाद में काफी सारी फिल्में भी डायरेक्ट की। इसी के साथ ऋतिक के ग्रैंडफादर भी एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। अब वैसे तो ऋतिक काफी अमीर घर में पैदा हुए थे, पर बचपन में उन्हें कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। ऋतिक के हाथ में 6 उंगलियां थी और बचपन से ही उन्हें हकलाने की प्रॉब्लम थी, जिस वजह से बच्चे उनका अक्सर मजाक उड़ाते थे। हकलाने की प्रॉब्लम की वजह से ऋतिक का सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम गिर चुका था, इसीलिए वो अक्सर स्कूल के ओरल टेस्ट में तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर बच जाते थे। फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्शन होने के चलते ऋतिक को भी एक्टर बनने का शौक था, लेकिन हकलाने की प्रॉब्लम की वजह से ये लगभग नामुमकिन था। इसीलिए ऋतिक ने थेरेपी लेना शुरू किया ताकि वो ठीक तरीके से बोल सके। अब जैसा कि ऋतिक के दादाजी भी एक डायरेक्टर थे, इसीलिए वो अक्सर ऋतिक को अपनी फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स दे दिया करते थे। इसीलिए बचपन से ही कैमरा को फोकस करने के बाद वो भी एक्टर बनना चाहते थे। कुछ सालों बाद ऋतिक ने अपने ग्रेजुएशन को पूरा कर लिया, जिसके बाद उन्हें यूएसए में आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी मिली, लेकिन उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे। लेकिन प्रॉब्लम्स अभी खत्म नहीं हुई थी। 21 की उम्र में ऋतिक को ये पता चला कि उन्हें स्कॉलियोसिस नाम की एक ऐसी बीमारी है जिसमें रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। इस बीमारी के पता चलने के बाद डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि ऋतिक कभी भी डांस या स्टंट नहीं कर सकते, और अगर उन्होंने ऐसा जबरदस्ती किया तो उन्हें पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर गुजारनी पड़ेगी। ये सुनकर ऋतिक की फैमिली काफी डर गई थी, लेकिन ऋतिक को अपने ऊपर पूरा भरोसा था। उन्होंने अपनी बीमारी के लिए 1 साल तक की ट्रीटमेंट ली और अपने बॉडी को सारे फिजिकल ट्रेनिंग करने के काबिल बनाया। एक और ऋतिक अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे ताकि वो एक एक्टर बन सके। वहीं दूसरी तरफ उनके पिता चाहते थे कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ऋतिक एक्टिंग की दुनिया में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब ऋतिक ने एक्टर बनने की जिद पकड़ ली तो राकेश रोशन ने उन्हें पहले स्पॉट बॉय का काम दिया, जिसमें वो शूटिंग के दौरान सेट्स की साफ सफाई करते, एक्टर्स को चाय बनाकर पिलाते और घंटों तक लाइट्स लेकर खड़े रहते। और वहीं सेट पर ही शूटिंग के बाद ऋतिक अक्सर एक्टर्स के डायलॉग को बोलने की कोशिश करते और उस तरीके से एक्ट करते। Hrithik used to be as an assistant, and I saw Hrithik inside the room. और वो खेल के वो डायलॉग्स ही वाज रिहर्सिंग कि अगर वो एक्टिंग करते तो वो कैसे वो बोलता। 3-4 साल ऐसे काम करने के बाद ऋतिक को पहली फिल्म मिलने जा रही थी, जिसमें शाहरुख खान का ही हाथ था। दरअसल उस वक्त ऋतिक के पिता राकेश रोशन कहो ना प्यार है मूवी की स्क्रिप्ट लेकर शाहरुख खान के पास गए थे, लेकिन स्क्रिप्ट सुनकर शाहरुख खान ने मूवी करने से मना कर दिया, जिसके बाद राकेश रोशन ने ऋतिक को लीड एक्टर के रोल में कास्ट करने का फैसला लिया। ऋतिक ने इस मूवी के लिए काफी मेहनत की और बॉडी बनाने के लिए सलमान खान से ट्रेनिंग भी ली थी। इस मूवी को 10 करोड़ के बजट में बनाया गया था और मूवी ने टोटल 80 करोड़ का कलेक्शन किया था, और इससे ऋतिक की पहली मूवी ही उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज में से एक थी। इस मूवी के लिए ऋतिक को फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट डेब्यू और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, जिसके बाद ऋतिक पहले ऐसे एक्टर बन गए थे जिसे एक ही साल में 2 ऐसे अवार्ड मिले हो। मूवी के सक्सेस के बाद ऋतिक अचानक से सभी के फेवरेट बन चुके थे, जिस वजह से उसी साल उनकी 2 और फिल्में रिलीज हुई, जिसमें फिजा और मिशन कश्मीर शामिल थी। अब इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तो कुछ खास कमाल नहीं किया, लेकिन दोनों ही फिल्मों में ऋतिक को क्रिटिक से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला था। इसके बाद 2001 में ऋतिक की चौथी फिल्म यादें रिलीज हुई, जो कमाई के मामले में एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाई। लेकिन उसी साल करण जौहर के डायरेक्शन में बनी उनकी अगली फिल्म कभी खुशी कभी गम ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिए। करण जौहर ने ऋतिक को कास्ट करने से पहले कहो ना प्यार है के कुछ सीन्स को देखे थे, जिसके बाद उन्होंने ऋतिक को इस मल्टी स्टारर फिल्म में कास्ट करने का मन बना लिया। इस मूवी का बजट 40 करोड़ का था और मूवी ने 136 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। इस मूवी के बाद ऋतिक को द सरप्राइज सीन स्टीलर का टैग मिला और उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। इसके बाद अगले साल यानी 2002 में ऋतिक की 4 मूवीज रिलीज हुई, जिसमें से किसी भी मूवी ने अच्छा कलेक्शन नहीं किया था। इनफैक्ट यशराज फिल्म प्रोडक्शन में बनी मुझसे दोस्ती करोगी मूवी को काफी ज्यादा प्रमोट भी किया गया था, लेकिन मूवी को सक्सेस नहीं मिली। और शायद ये भी वजह थी कि एक ही साल में ऋतिक के कई सारी फिल्में एक्टिंग करने से ऑडियंस भी काफी बोर हो गई थी, ठीक जैसा अक्षय कुमार के साथ अभी हो रहा है। इन सब के बाद ऋतिक काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और लोगों ने मान लिया था कि अब ऋतिक का करियर खत्म हो गया है, लेकिन सुपर हीरो की एंट्री अभी होने वाली थी। साल 2003 में ऋतिक ने कोई मिल गया में काम किया, जिसे राकेश रोशन ने ही डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। इस मूवी से ऋतिक काफी ज्यादा कनेक्ट कर पाए थे, क्योंकि उन्होंने बचपन में वैसे बुलिंग फेस की थी। मूवी का
बजट 35 करोड़ का था, जिसने कमाई के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिए थे और मूवी के लिए ऋतिक को 2 अवार्ड्स भी मिले थे। 2004 में ऋतिक लक्ष्य मूवी में नजर आया, जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन और प्रीति जिंटा शामिल थे। बॉक्स ऑफिस पर तो इस मूवी ने कुछ खास कमाल नहीं किया, पर क्रिटिक्स ने ऋतिक की काफी तारीफ की थी और उन्हें उनकी वर्सिटैलिटी के लिए काफी अप्रिसिएशन मिला था। 2004 के बाद ऋतिक की अगली फिल्म 2006 में आई, जो थी क्रिश। इस मूवी के लिए ऋतिक ने चाइना में टोनी क्लिंग से ट्रेनिंग ली थी ताकि वो केबल की मदद से अच्छे से फ्लाई कर सकें। मूवी में ऋतिक के साथ नसीरुद्दीन शाह और प्रियंका चोपड़ा को कास्ट किया गया था और 40 करोड़ की इस मूवी ने 126 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। ये मूवी बच्चों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी और ये भी एक वजह थी कि इस मूवी ने इतना जबरदस्त कलेक्शन किया था। इस मूवी के लिए ऋतिक इतना ज्यादा पैशनेट थे कि इसके एक सॉन्ग दिल ना दिया की शूटिंग के दौरान उन्हें काफी तेज बुखार था, लेकिन फिर भी उन्होंने 100% देकर इस काम को किया। उसी साल उनकी अगली फिल्म धूम 2 भी रिलीज हुई, जो कि उस वक्त की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन गई थी। मूवी के लिए ऋतिक ने स्केटबोर्डिंग, स्नोबोर्डिंग और रोलर ब्लेडिंग जैसी चीजों को सीखा था ताकि वो अपने सारे स्टंट को खुद कर सके। मूवी के लिए ऋतिक को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था और क्रिटिक्स ने उनकी तारीफ भी की थी। धूम 2 के बाद ऋतिक को आशुतोष ग्वारिकर की मूवी जोधा अकबर में कास्ट किया गया, जिसमें उनके अपोजिट ऐश्वर्या राय थी। कास्टिंग के दौरान डायरेक्टर का कहना था कि ऋतिक के पास एक किंग वाली एटीट्यूड और फिजिक है, इसीलिए उन्हें तुरंत मूवी में साइन कर लिया गया और इस मूवी ने भी जबरदस्त कलेक्शन किया था और ऋतिक को अपना चौथा फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। 2009 में ऋतिक ने लक बाय चांस में एक छोटा सा रोल प्ले किया था और फिर उन्होंने काइट्स में काम किया, जिसने नॉर्थ अमेरिका में काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इंडियन बॉक्स ऑफिस में मूवी ने कुछ खास कमाल नहीं किया। इसके अगले साल ऋतिक गुजारिश मूवी में नजर आए, जिसमें उनका रोल एक म्यूजिशियन का होता है जिसे एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें गले के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज्ड हो जाता है। ऋतिक ने इस चैलेंजिंग रोल को करने के लिए यूक्रेन के एक म्यूजिशियन से ट्रेनिंग ली थी, साथ ही पैरालिसिस पेशेंट के साथ भी वक्त बिताते थे ताकि वो उस कैरेक्टर को बारीकी से समझ सके। ऋतिक को अब ये समझ में आ गया था कि बॉलीवुड में टिकने के लिए क्वांटिटी से ज्यादा फिल्म की क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए, इसीलिए अब ऋतिक साल में एक ही फिल्म कर रहे थे, पर उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को वो खुलकर जीते थे। गुजारिश के बाद ऋतिक ने 2011 में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में काम किया और इस रोल के लिए उन्हें क्रिटिक से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। 2012 में ऋतिक की फिल्म अग्निपथ आई, जो 1990 में आई अमिताभ बच्चन के फिल्म की रीमेक थी। शूटिंग के दौरान उन्हें कई चोटें भी आई थी, लेकिन ऋतिक की मेहनत ने इस मूवी को कामयाब बना दिया। अग्निपथ ने बॉलीवुड के ओपनिंग डे के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था और मूवी ने टोटल 195 करोड़ का कलेक्शन किया था। 2013 में ऋतिक ने क्रिश के सीक्वल क्रिश 3 में काम किया, जिसमें उनके अपोजिट प्रियंका चोपड़ा और विवेक ओबरॉय को कास्ट किया गया था। अब वैसे तो क्रिटिक्स ने मूवी में काफी कमियां निकाली थी, लेकिन मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 394 करोड़ का हुआ था, जिससे वो इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन गई थी। 2014 में ऋतिक को बैंग बैंग में कास्ट किया गया, जो कि हॉलीवुड मूवी नाइट एंड डे की रीमेक थी। शूटिंग के दौरान एक स्टंट को करते वक्त ऋतिक के सर में चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें ब्रेन सर्जरी भी करवानी पड़ी थी। जोधा अकबर में ऋतिक के काम को देखकर आशुतोष ग्वारिकर ने ऋतिक को 2016 के फिल्म मोहिंजोदारो में कास्ट किया, जिसमें उन्हें 50 करोड़ की फीस दी गई थी, जिससे ऋतिक उस वक्त के हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए थे। मूवी के लिए ऋतिक ने 3 महीने तक फिजिकल ट्रेनिंग ली थी ताकि वो उस कैरेक्टर की नीड को पूरा कर सके, लेकिन मूवी बॉक्स ऑफिस पर पिट गई और मूवी पर अनइंटेंशनल कॉमेडी का टैग लगा दिया गया। 2017 में ऋतिक को दोबारा से काबिल मूवी में एक चैलेंजिंग रोल करने का मौका मिला, जिसमें उन्हें एक अंधे इंसान का रोल प्ले करना था। इस रोल को करने से पहले ऋतिक ने खुद को 4 दिनों तक कमरे में बंद कर लिया था ताकि वो उस कैरेक्टर के बारे में जान सके। इस मूवी को काफी अच्छे रिव्यूज मिले थे, साथ ही मूवी ने 196 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसके बाद 2019 में ऋतिक की 2 फिल्में आई, जो थी सुपर 30 और वॉर। सुपर 30 के लिए उन्होंने भोजपुरी लैंग्वेज बोलने की ट्रेनिंग ली थी और मूवी ने 200 करोड़ का बिजनेस किया था। वहीं वॉर मूवी उनकी अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी, जिसने 475 करोड़ का कलेक्शन किया था। ऋतिक ने इसके बाद 3 साल तक कोई फिल्म नहीं की। 2022 में वो विक्रम वेदा में सैफ अली खान के साथ नजर आए और 2024 में उन्होंने फाइटर में काम किया, जो कि कमर्शियली सक्सेसफुल हुई, लेकिन अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाई। खैर, मूवी का कलेक्शन ऊपर नीचे होते रहता है, पर क्यों ऋतिक एक सुपरस्टार के टाइटल को होल्ड कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, एक सुपरस्टार बनने के लिए जिन खूबियों की जरूरत होती है, ऋतिक के पास वो ऑलरेडी है। इन्होंने कभी भी एक जॉनर की फिल्म में काम नहीं किया। आप इनके करियर की फिल्में उठाकर देख लो, आपको लव, इमोशन, एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर सारी जॉनर की मूवी मिल जाएगी। और ऋतिक ने इन सारी फिल्मों में उस तरीके से एक्ट किया है कि कोई भी एक्टर उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकता, और यही चीज एक एक्टर को सुपरस्टार बनाती है, जो बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाए रखे और अलग अलग कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज भी करे। दूसरा यह है कि ऋतिक भले ही साल में एक फिल्म करते हैं, लेकिन वो उस कैरेक्टर को जीते हैं। इसी के साथ वो सिर्फ तभी ऑडियंस के सामने आते हैं जब उनकी फिल्में आने वाली रहती है। ऋतिक कभी ना तो फालतू के ट्वीट्स करते हैं, ना ही किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनते हैं, और ये चीज उन्हें स्पेशल बनाती है। एक सुपरस्टार को अपनी हाइप बनाने के लिए ऑडियंस से काफी कम इंटरेक्शन रखना पड़ता है, और ये काम ऋतिक को काफी अच्छे से आता है। इसी के साथ जहां अधिकतर स्टार किड बिना किसी टैलेंट के इंडस्ट्री में आ जाते हैं, वहीं ऋतिक ने इंडस्ट्री में आने से पहले काफी सालों तक स्पॉट बॉय और असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था। उन्होंने एंट्री से पहले एक्टिंग, डांसिंग और फिजिक्स सब पर ध्यान दिया है, और शायद ही कोई स्टार किड होगा जिसे ऋतिक के साथ कंपेयर किया जा सके। टाइगर श्रॉफ के पास भले ही अच्छी डांसिंग स्किल्स और अच्छी बॉडी है, लेकिन एक्टर को एक्टिंग ही नहीं आती। छोटी बच्ची हो क्या? ऊपर से इनकी हर एक फिल्म में सिर्फ एक्शन ही होता है, मतलब क्या फायदा ऐसे उछल कूद करके। सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। अरे तू जा रही।
खैर अब आप बताइए कि ऋतिक रोशन की वो कौन सी मूवी है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। एक और चीज, ऋतिक तो भले दूसरे रिचेस्ट एक्टर हैं, इसीलिए अगर आपको शाहरुख खान के बिजनेस एम्पायर के बारे में समझना है तो आप ये वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।